शक्ति नेक्स्ट जेन में आपका स्वागत है। हमारे नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। एकदम सही बात है। कि आज का जो विषय है वो सच में बहुत विशाल है। विनिर्माण उद्योग, अर्थव्यवस्था का पावर हाउस। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो हमारे पूरे तंत्र की नींव है। मतलब आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन यही समझना है कि कारखानों और उद्योगों का हमारे जीवन और देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर अपने आसपास की हर चीज को बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, जैसे कि वो फोन जो हमारे हाथ में है। सही कहा। या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी कारखाने में कच्चे माल से गुजरकर ही एक उपयोगी वस्तु बने हैं। ये कोई साधारण यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये एक प्रीमियम मानवीय अनुभव की तरह है जो समाज के हर वर्ग को जोड़ता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। अगर हम उद्योगों के बुनियादी ढांचे की बात करें तो इसके 4 मुख्य स्तंभ नजर आते हैं। पहला है कृषि का आधुनिकीकरण, जो कि बहुत जरूरी है ना? मतलब ये कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। जैसे एक ट्रैक्टर का ही उदाहरण लें, जब वो खेत में उतरता है तो किसानी कितनी आसान हो जाती है। बिल्कुल, हफ्तों का काम घंटों में सिमट जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो है रोजगार सृजन। गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का यही एक तरीका है। हाँ, और कारखाने सिर्फ अंदर काम करने वालों को ही नहीं, बल्कि बाहर चाय बेचने वाले से लेकर ट्रक चलाने वाले तक को रोजगार देते हैं। एकदम सही। और यहीं से हमारा तीसरा स्तंभ जुड़ता है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात, जो हमारे व्यापार का विस्तार करता है। और चौथा स्तंभ जो इस पूरे तंत्र की रीढ़ है, वो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस विशाल औद्योगिक दुनिया को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया गया है। कच्चे माल के आधार पर या उनकी भूमिका के आधार पर? हाँ, और निवेश के आधार पर भी। जैसे जिस इकाई में अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश होता है उसे लघु उद्योग कहते हैं। ताकि छोटे उद्योगों को संरक्षण मिल सके। और स्वामित्व या भार के आधार पर भी इन्हें बांटा जाता है ना? एकदम सही। भारी और हल्के उद्योग। अब जब हम इस विशाल तंत्र की बात कर रहे हैं तो वस्त्र उद्योग का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि ये देश का अकेला ऐसा उद्योग है जो मूल्यवर्धन श्रृंखला में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरी श्रृंखला एक खूबसूरत यात्रा की तरह है। मतलब कच्चे माल से लेकर? हाँ, रेशा उत्पादन से शुरुआत होती है, फिर धुनाई और कताई होती है जिससे धागा बनता है, उसके बाद बुनाई होती है। बिल्कुल, और फिर रंगाई और परिष्करण का काम होता है, और अंत में वस्त्र निर्माण। ये पूरा चक्र हमारे देश में ही पूर्ण होता है। ये आत्मनिर्भरता का एक अद्भुत प्रतीक है। इसी तरह कृषि पर आधारित 2 और बड़े उद्योग हैं, पटसन और चीनी। पटसन या जूट उद्योग में तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका मुख्य केंद्र हुगली नदी का तट है। इसके पीछे बहुत ही तार्किक कारण है। कच्चा माल वहीं मौजूद है, जल परिवहन बहुत सस्ता है, और आसपास के राज्यों से सस्ता श्रम भी आसानी से मिल जाता है। हाँ, और अगर चीनी उद्योग की बात करें तो विश्व में हमारा दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खंडसारी में हम पहले नंबर पर हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब भी चीनी का नाम आता है तो उत्तर भारत के गन्ने के खेत याद आते हैं, लेकिन अब ये उद्योग दक्षिण और पश्चिम भारत, विशेषकर महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रहा है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत रोचक है। दरअसल वहां के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। मतलब मिठास और गाढ़ापन ज्यादा होता है। बिल्कुल, और वहां की ठंडी जलवायु भी इसके लिए बहुत अनुकूल है, जिससे पेराई का मौसम लंबा चलता है। सहकारी समितियां भी वहां बहुत सफल रही हैं। ये सच में भूगोल और अर्थशास्त्र का बेहतरीन तालमेल है। अब कृषि से निकलकर थोड़ा भारी उद्योगों की तरफ चलते हैं, लोहा और इस्पात, जिसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग अपनी मशीनों के लिए इसी पर निर्भर करते हैं। इसके बिना तो कोई कारखाना बन ही नहीं सकता। मैंने इसके आंकड़ों के बारे में पढ़ा था और वो सच में किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, लौ अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का वो खास अनुपात 4:2:1। ये बहुत ही सटीक रासायनिक रेसिपी है। और इसमें जो सबसे अहम चीज है, मैंगनीज। एकदम सही। इस बात में वो जरूरी कठोरता लाने के लिए मैंगनीज का मिश्रण किया जाता है। ये सब किसी मास्टर शेफ की रेसिपी जैसा लगता है। और इसी कड़ी में एक और धातु है, एल्यूमिनियम प्रगलन।
ये देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, इसका कच्चा माल बॉक्साइट होता है। जो एक बहुत ही भारी और गहरे लाल रंग की चट्टान है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है कि इतनी भारी चट्टान से इतनी हल्की धातु निकलती है। एल्यूमीनियम हल्का होता है, जंगरोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक और बहुत लचीला होता है। इसीलिए हवाई जहाज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, लेकिन इस उद्योग की एक बहुत बड़ी शर्त है। इसके लिए नियमित ऊर्जा आपूर्ति की सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है। बिजली के बिना ये उद्योग नहीं चल सकता। अब अगर हम आधुनिक विकास के इंजनों की बात करें तो रसायन, सीमेंट, मोटरगाड़ी और आईटी सेक्टर का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़कर देखें तो रसायन उद्योग की जीडीपी में 3% भागीदारी है और ये एशिया में तीसरा सबसे बड़ा है। उर्वरक उद्योग भी इसी से जुड़ा है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। और इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। वो पोटाश वाली बात। हाँ, भारत में पोटाश के भंडार बिल्कुल नहीं है। ये 100% पूर्णतः आयातित होता है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम लगता है, लेकिन हरित क्रांति के बाद चीजें बदली हैं। अब 50% उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरल से आता है। ये एक अच्छी प्रगति है। आधारभूत संरचना के लिए सीमेंट उद्योग भी उतना ही अनिवार्य है। जिसके लिए चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनिया और जिप्सम चाहिए, और भारी मात्रा में कोयला और विद्युत ऊर्जा भी। उदारीकरण के बाद मोटरगाड़ी उद्योग ने जो छलांग लगाई है वह भी देखने लायक है। बिल्कुल, विदेशी मॉडलों की भरमार आ गई। आज दिल्ली, पुणे और चेन्नई इसके बड़े केंद्र हैं। और आईटी सेक्टर में बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बन चुका है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का जो विस्तार हुआ है, उसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निरंतर विकास को संभव बनाया है। लेकिन विकास की इस चमकदार तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। प्रदूषण की गंभीर चुनौती। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम औद्योगिक प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके मुख्य रूप से 4 रूप हैं। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें, और वो फ्लाई ऐश जो धुएं के साथ उड़कर सीधे फेफड़ों में जाती है। दूसरा है जल प्रदूषण। कारखानों का कचरा, भारी धातुएं जैसे सीसा और पारा और जहरीले रसायन सीधे नदियों में जा रहे हैं। और एक तीसरा रूप भी है तापीय प्रदूषण। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। बिना ठंडा किया हुआ खौलता गर्म जल सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी के जीवों की तुरंत मौत हो जाती है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। मशीनें और बड़े जनरेटर। ये सिर्फ एक मामूली शोर नहीं है, इससे लोगों का रक्तचाप बढ़ता है और श्रवण अक्षमता यानी सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम बहुत जरूरी है। इसके कई स्तर हैं। प्राथमिक स्तर पर यांत्रिक साधनों द्वारा सफाई होती है, जैसे छटाई करना, टुकड़े करना और तलछट जमाव के जरिए गंदगी अलग करना। द्वितीयक स्तर पर जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, और तृतीयक स्तर पर जैविक, रासायनिक और भौतिक तीनों प्रक्रियाओं से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाता है। और एक बात जिस पर विशेष जोर देना चाहिए वो है वर्षा जल संग्रहण। पानी को बचाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या कारखाने और प्रकृति कभी एक साथ रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। अगर हम एनटीपीसी द्वारा दिखाए गए मार्ग को देखें तो ये पूरी तरह संभव है। उन्हें ISO 14001 EMS प्रमाणन मिला है, जो उनके बेहतरीन पर्यावरण प्रबंधन तंत्र को दर्शाता है। उनका पूरा फोकस सतत पोषणीय विकास पर है। वे उद्योग और पर्यावरण में संतुलन बनाकर चलते हैं। उनकी रणनीति कमाल की है। नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं, अपशिष्ट यानी राख का अधिकतम उपयोग करते हैं, और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग के साथ ऑनलाइन डेटा प्रबंधन भी करते हैं। ये दिखाता है कि सही नियत हो तो सब मुमकिन है। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि विनिर्माण उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है जो हमें बनाए रखना है। एक ऐसा भविष्य जहां कारखाने अर्थव्यवस्था को तो भरपूर रफ्तार दें, लेकिन नदियों का पानी और हवा बिल्कुल साफ और प्राकृतिक रहे। क्या अगली औद्योगिक क्रांति का लक्ष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना होगा या उत्पादन के तरीके को पूरी तरह से प्राकृतिक बनाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये सोचने वाली बात है, सच में। आज की इस शानदार और गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद है ये जानकारी सभी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक रही होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।